गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंबिका दास और आज आपके सामने प्रकाश अध्याय के एक और भाग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। अपवर्तन में प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि यहाँ पर माध्यम में परिवर्तन होता है और माध्यम में परिवर्तन होने के दौरान दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो भी बाउंड्री होता है, सीमा रेखा होती है, उसमें जो अभिलंब है उस अभिलंब की दिशा में या अभिलंब से दूर की ओर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, अर्थात अपने वास्तविक मार्ग को छोड़कर उससे विचलित हो जाती है। और कितना विचलन होगा और किस ओर विचलन होगा ये निर्भर करता है प्रकाश के माध्यम के एक गुण जो कि एक मान से निर्देशित किया जाता है, जिसका नाम है अपवर्तनांक। उस अपवर्तनांक के बारे में हम जानते हैं। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रकाश के चाल का अनुपात है। वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 तथा माध्यम 2 में यदि V2 है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 से 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्राय संकेत n/1 से निरूपित करते हैं। समीकरण में जैसे दिखाया गया है, n/1 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर माध्यम 1 में V1 प्रकाश की चाल है और माध्यम 2 में V2, तो n/1 बराबर V1 बटे V2 होगा। उसी प्रकार यदि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो इसे n12 से निरूपित करेंगे और n12 बराबर होगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर ये V2/V1 होगा। तो यदि माध्यम 1 में निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल और केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रथम माध्यम जो है निर्वात यानी कि वायु है और द्वितीय माध्यम कुछ भी दूसरा माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है, चाहे पानी हो सकता है। तो इस केस में दूसरा माध्यम यानी कि कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, या पानी का अपवर्तनांक है तो वो एक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। और पानी का या कांच का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसको n2 से हम लोग निरूपित करेंगे। 2 के जगह पर हम चाहें तो पानी के लिए W फॉर वाटर होता है तो W से निरूपित कर सकते हैं। और कांच को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास, तो n के नीचे 2 के जगह पर G भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सामान्य निरूपण की पद्धति है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक है यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसको हम लोग सामान्यतः अपवर्तनांक कहते हैं। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो माध्यम यानी मीडियम में का जो अपवर्तनांक होगा, जिसको हम लोग nm, m फॉर मीडियम, nm से दर्शाएंगे और nm बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v के बराबर nm होगा। तो माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो केवल अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहा जाता है। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्देशित करती है। माध्यम सघन है या विरल, ये
दो माध्यमों के अपवर्तनांक के मान को देखकर बताया जा सकता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह माध्यम सघन होगा। तो साधारणतः सबसे कम जो है अपवर्तनांक का मान 1 होता है, जो कि निर्वात में होता है। वायु में 1 के करीब करीब मान होता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि निर्वात और वायु में अपवर्तनांक का मान समान होता है, 1 होता है। अन्य सभी माध्यमों में अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होती है, यानी कि वायु से अधिक सघन माध्यम है, घना माध्यम है। और घने माध्यमों से होकर प्रकाश में से जब प्रकाश गुजरेंगे तो प्रकाश की किरणों का विचलन होगा, क्योंकि जब ऐसा होता है तो प्रकाश की चाल घने माध्यम में कम हो जाने के कारण से वो अपने मार्ग से विचलित होती है। फिर जब वो घने से विरल माध्यम में की ओर आती है तो पुनः उसका चाल बदल जाती है और इसलिए फिर से वो अपने मार्ग से विचलित होती है। अब हम लोग चलते हैं गोलीय लेंसों से होने वाले अपवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं, और इसमें हम लोग बात करते हैं गोलीय लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। तो किरण आरेख खींचने का जो सामान्य नियम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर चित्र ए में एक उत्तल लेंस और बी में एक अवतल लेंस को दर्शाया गया है। यहाँ पर F1 F2 दो फोकस है, जो कि दो अलग अलग वक्र पृष्ठ के फोकस को निर्देशित करती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरती है तथा अवतल लेंस में F2 से जाती हुई प्रतीत होती है, अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ये सामान्य नियम है किरण आरेख खींचने का, जिसको हमें मानकर चलना है। दूसरे नियम में हम लोग जब जाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर F1 F2 दो अलग अलग फोकस है। F1 की ओर सामान्यतः वस्तु को रखा जाता है और F2 की ओर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे अवतल लेंस में तो ऐसा नहीं होता है। और उत्तल लेंस में भी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक ही दिशा में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। तो दूसरे में देखते हैं हम लोग अलग अलग दिशा में वस्तु और प्रतिबिंब बनती है, बनना उत्तल लेंस के लिए ये सामान्य बात है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य फोकस F1 से होकर आपतित प्रकाश की किरण है, जो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और अवतल लेंस में बी में दिखाया गया कि F2 के डायरेक्शन में आ रही है, डॉटेड लाइन में ये मिली है जाके F2 में, और अपवर्तन के बाद ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। अवतल लेंस में के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। तो ये दोनों को हम लोग दो अलग चित्रों में दर्शाए हैं। ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। तीसरे नियम में हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर पार हुई है। तो जब भी प्रकाशीय केंद्र से होकर प्रकाश की किरण गुजरेगी तो विचलन होने बिना विचलन के ये पार हो जाएगी, यानी कि सीधी पार हो जाएगी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी, उत्तल और अवतल दोनों में। अब हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस के विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब को। तो 6 विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग बात करते हैं, जैसा हम लोग दर्पण में भी पहले बात कर चुके हैं। तो चित्र ए में देख रहे हैं उत्तल लेंस में बहुत सारी समांतर प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है। तो मान लिया जाता है कि वस्तु को जो है अनंत पर रखी हुई है और अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर F2 से होकर गुजर रही है, यानी कि अनंत पर रखी हुई उस वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु के आकार का F2 में बनती है, यानी कि ये प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटे आकार का बनेगा और F2 पर बनेगा। अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होगा ये।
चित्र 2 में फिर रखा गया, उसको वस्तु को करीब लाया गया और वक्रता त्रिज्या से परे रखा गया। तो ए बी वस्तु से दो प्रकाशीय किरण को हम लोग लेते हैं। एक किरण जो कि प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे पार हो जाती है, दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरेगी और ए बिंदु पर जाके मिलती है। तो ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश F2 और 2F2 के बीच में बनती है। तो ये प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा क्योंकि एक दूसरे के कटान के बाद बना है। उल्टा बनेगा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है और ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटे आकार का होगा। अब हम लोग तीसरे चित्र में देखते हैं सी में। यहाँ पर वस्तु को रखा गया है C1 में यानी वक्रता त्रिज्या में। यहाँ से भी दो प्रकाश की किरण हम लोग लेते हैं, एक जो प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधी गुजर जाएगी बिना विचलन के, और दूसरा मुख्य अक्ष समांतर आती है जो अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरेगी। और ये दो प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद ए डैश में मिलती है। तो ए डैश बी डैश जो प्रकाश जो प्रतिबिंब है वो C2 पर बनेगी, यानी कि C1 पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब C2 पर बनती है। आकार में ये प्रतिबिंब व बिंब के बराबर यानी कि वस्तु के समान आकार का बनेगा और ये प्रतिबिंब भी वास्तविक एवं उल्टा होगा। डी में वस्तु को रखा गया है F1 और 2F1 के बीच में। अपवर्तन पूर्व की भांति ही हो रही है और अपवर्तित प्रकाश की किरणें ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती है जो कि C2 से परे होगा। देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिबिंब जो है ना बिंब से बड़े आकार की बनती है और वास्तविक एवं उल्टी प्रतिबिंब बनती है। ई में दर्शाया गया प्रतिबिंब के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वस्तु को F1 पर रखा गया है। एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर बिना विचलन किए विचलित हुए सीधी पार होती है तथा दूसरे प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद F2 से होकर गुजरेंगे। और अपवर्तन के बारे में बात जैसा हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती है, यानी कि ये हम लोग मान सकते हैं कि ये प्रकाश की किरणें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर का मतलब होता है समान अंतर। फिर भी ये हम लोग मान सकते हैं कि अनंत में जाकर कहीं ये मिल जाए तो इसका प्रतिबिंब बनना संभव है। तो अनंत पर अगर मिलेंगे तो अनंत पर जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा जो कि वस्तु से बड़े आकार का बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होगा। ये थे 5 जो स्थितियां हैं इनमें बनने वाले प्रतिबिंब। और छठी स्थिति जिसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे ये बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल खास पोजीशन है जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब उसी साइड में, जिधर वस्तु है उसी साइड में उसी दिशा में बनती है। तो ये प्रतिबिंब जो है देख रहे हैं आप कि एक किरण अपवर्तन के बाद प्रकाशीय केंद्र से सीधी पार हो रही है तथा दूसरा फोकस से होकर पार हो रही है। और जैसे जैसे ये लेंस को गुजरने के बाद आगे जाएंगे ये कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि आगे चलकर तो ये कहीं मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग को ये आभास होता है कि हो सकता है किसी बिंदु से ये अपसारित होते हुए आ रही है। तो उस बिंदु को हम लोग पाने के लिए, जिस बिंदु से होकर कि ये दोनों किरणें अपसारित हो रही है, हम लोग क्या करते हैं, इन किरणों को बाईं ओर जिधर वस्तु है उसी ओर आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि हम लोग डॉटेड लाइन से दर्शाए हैं। और जब ऐसा करते हैं तो देखा जाता है कि हम लोगों का ये दो प्रकाशीय किरण जो है ए डैश बिंदु पर जाके मिलती है। तो ए डैश बी डैश जो है एक प्रतिबिंब बन गया। ये जो ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब का बनना हमें आभास होता है, हमारे कल्पना के बाद मिलता है। यानी कि यह प्रतिबिंब जो है एक काल्पनिक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और मुख्य अक्ष के ऊपर बनती हुई प्रतिबिंब दिख रही है, यानी कि ये प्रतिबिंब जो है आभासी होने के साथ साथ सीधी भी होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस से एकमात्र यही स्थिति है जबकि आभासी प्रतिबिंब बन सकता है और प्रतिबिंब बड़ी भी बनती है। और ये इसीलिए ये जो स्थिति है ये बहुत खास बनती है। इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए इसी स्थिति का उपयोग किया जाता है जब वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी जाती है।
तो यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में देख सकते हैं आप 6 अलग अलग स्थिति पे वस्तु को रखी हुई है, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज यानी कि आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पर बताया है। ये 6 स्थितियों के लिए किरण आरेख और ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम्स में आपको पूछना है, श्योर है ये। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके मार्क्स हासिल कीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस में हम लोग 2 स्थिति के बारे में सिर्फ चर्चा करते हैं। प्रथम स्थिति, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगी, वो समांतर होती है। तो ये समांतर प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो अवतल लेंस से क्या होता है, एफ से होकर अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो ये एफ से होकर अपसारित होगी, यानी कि ये दोनों प्रकाश की किरणें F1 से होकर अपसारित हो रही है। तो ये आभास होता है कि F1 में इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब होगा और एक बिंदु पे जाके मिल जा रही है, यानी कि ये जो प्रतिबिंब होगा ये बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब होगा। अब दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरी स्थिति में वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं कहीं पर भी रखा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं F1 और 2F1 के बीच में ए बी वस्तु को रखा गया है। तो एक किरण जो है जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो F1 से अपसारित होती हुई जा रही है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से सीधी पार हो जा रही है। दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही है, एडेस में। तो एडेस बीडेस जो है प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा देख रहे कि वस्तु से काफी छोटे आकार का प्रतिबिंब बन रहा है और ये एक आभासी प्रतिबिंब होगा और साथ ही सीधा होगा। तो इस प्रकार देख रहे कि अवतल लेंस जो है हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार से छोटा भी होता है, जबकि उत्तल लेंस में आभासी तथा वास्तविक दोनों ही प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। बड़े तथा छोटे दोनों आकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। इन सभी किरण आरेखों को और विभिन्न स्थितियों में रखे हुए वस्तु के लिए प्रतिबिंब की का प्रकृति और उसके आकार के बारे में हमें बिल्कुल अच्छी तरह से हमेशा दिमाग में इसको बैठा कर रखना जरूरी है। किसी भी प्रकार के परीक्षा में, आपके मैट्रिक का एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी जब मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।